हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2022 में आया है, जिसका कोड है 824 BN। पहला क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका यूनिट क्या होता है। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है? जो एक प्रकार की डिस्टेंस होती है जिसे हम सिंपल किसी भी मिरर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी मिरर में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें ये पोल होता है, फोकस होता है और ये सेंटर होता है। पोल होता है, फोकस और सेंटर होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? P और C के बीच की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक तरह की वक्रता त्रिज्या एक डिस्टेंस है जिसका यूनिट आप मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिलीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन में ये सभी है, तो आप इसे हिट करेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सभी, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है इसी का, ये खंड क के बहुविकल्पी प्रश्न है जो एक एक नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इस साल आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 70 नंबर के टोटल पेपर्स में से 50 नंबर के आपके विज्ञान का पेपर होगा, 50 नंबर्स का, जिसमें आपका जो 20 नंबर्स होगा वो 20 नंबर OMR वाला होगा, है ना। OMR सीट पर आपको 20 नंबर्स के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, जिसे आपको OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी, स्कूल के द्वारा आपको दी जाएगी और उस पर आपको गोले रंगने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो देखते हैं ख प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। इसका मतलब समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है सिंपल इस क्वेश्चन में कि एक पारदर्शी माध्यम है, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ऊपर और नीचे, जिसको डिवाइड करेगा कोई लिमिटिंग सरफेस होगा। कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी ये पहला पारदर्शी माध्यम ऊपर वाला माध्यम 1 है और दूसरा वाला ये माध्यम 2 है, और ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान, है ना, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है? एक प्रकाश किरण के अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं आपको समझाने के लिए। तो पहले बात समझो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल या विरल से सघन जा रही है। तो कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, ये प्रकाश किरण है, प्रवेश कर रही है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में। एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये क्या होगा? आपतन कोण। तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है। I से बड़ा है कौन? R। R जो है ये बड़ा है किससे? I से। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है यदि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही तब ऐसा होगा, या विरल से सघन में जा रही है तब ऐसा होगा। सघन एवं विरल की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, और चौथा लिखा है दोनों माध्यम एक ही हैं। तो आपको पता है कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये नॉर्मल है आपका। और यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो यहाँ ये नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर जा रही है। इस बात का मतलब होगा माध्यम नंबर 1 आपका सघन माध्यम होगा और माध्यम नंबर 2 आपका क्या होगा? विरल माध्यम। तभी R का मान I से क्या होगा? बड़ा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तभी आप R का मान I से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और यदि इसी का ठीक उल्टा पूछता कि यदि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा है, तब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? तो जवाब होता है प्रकाश किरण तब के केस में विरल से सघन में जाती, बट यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ सघन से विरल में जा रही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन सही होगा, सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, पहले का ग क्वेश्चन जो लिखा है वो कह रहा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R डैश है तो R डैश अपन R का मान पूछ रहा है आपसे, यानी अनुपात पूछ रहा है। इसको देखो कैसे लगाओगे, ये
श्रेणी या समांतर क्रम के फिगर्स हैं, मतलब सवाले हैं, ठीक है, जिनमें हम रेजिस्टेंस को कभी पैरेलल आर्डर में जोड़ते हैं तो कभी सीरीज आर्डर में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये जो दिया है क्वेश्चन, इसे कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। तो पहले आप क्या करो, एक रेजिस्टेंस बनाओ, ये कोई प्रतिरोध है ना, R ओम का कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है। इसकी लेंथ मान लेते हैं सवाल के हिसाब से, ठीक है, L। स्टार्टिंग में इसकी लेंथ कितनी है, सपोज L मान लेते हैं। फिर कह रहा है इसको 4 बराबर टुकड़ों में काटा जा रहा है ना। यदि 4 इक्वल पार्ट में काटेगा तो ये R/4 ओम का होगा। दूसरा वाला भी रेजिस्टेंस जो होगा वो भी R/4 ओम का होगा, तीसरा भी R/4 ओम का होगा और चौथा भी R/4 ओम का ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई पे डिपेंड करता है, यानी सीधा अनुपात होता है तार के प्रतिरोध का लंबाई के साथ। प्रत्येक तार की लंबाई यदि आपसे पूछी जाएगी तो वो L/4, L/4, L/4 और L/4 हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, तो आपने क्या निकाला, हर एक अलग अलग तारों का रेजिस्टेंस आपने पता कर लिया और प्रत्येक तार की जो लंबाई होगी वो L/4 होगी और जो रेजिस्टेंस का वैल्यूज़ होगा वो R/4 होगा। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, यानी इन चारों को काटा है इक्वल पार्ट में, काटने के बाद इन चारों को पैरेलल आर्डर में ऐड कर रहा है। तो देखो पैरेलल आर्डर में जब ऐड करेगा तो आप समांतर क्रम का सूत्र लगा दीजिए। आपके पास फार्मूला होता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। तो 1/R1 भी आपके पास R/4 होगा, सिमिलरली R2 भी आपके पास R/4 है, 1/R3 करेंगे तो वो भी R/4 है एंड जो चौथा वाला है वो भी 1/R/4 ही होगा। तो 4 4 4 कहाँ चला जाएगा, जवाब है ऊपर चला जाएगा, यानी अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, ठीक है। यहाँ 1/Rp है, इस Rp को उसने कहा है कि जब हम इसे काटेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध Rp ना मान के वो R डैश मान रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, R डैश, Rp मत लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 1/R डैश नीचे सॉल्व कर दें, 1/R डैश इज इक्वल टू 4 4 4 4, यानी हर समान है तो अंश जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16/R। आपसे जो रेशियो पूछा वो R डैश अपन R का पूछा है, तो एक काम करते हैं R डैश को 16 के प्लेस पर और 16 को R डैश के प्लेस पर बुला लेते हैं, तो इम्प्लाइज दैट R डैश अपान के R इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 1/16, यानी जो चौथा ऑप्शन है 1/16 वही आपका आंसर होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो R डैश है उसका पहले वाले प्रतिरोध के साथ जो रिलेशन आएगा वो 1/16 का आएगा, यानी अब वाला जो प्रतिरोध आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध का 1/16वां भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है वो ये पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर से तो हम विभव मापते हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। अमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मेजरमेंट किस यंत्र से किया जाता है, अमीटर की सहायता से। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। ये अमीटर जो होता है ये बताता है कि हमारे सर्किट में हमारे पास जो वायर है उसमें कितनी एम्पियर की करंट आ रही है, यानी 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर, कितना एम्पियर क्वांटिटी कितनी है उसकी, वो अमीटर बताएगा। जबकि जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये केवल डिटेक्शन करेगा कि किसी भी तार में या जो मेरे पास वायर है उसमें करंट बह रहा है कि नहीं। ये उसकी मात्रा को नहीं बताएगा, बस ये बताएगा, डिटेक्ट करेगा कि तार में धारा बह रही कि नहीं बह रही। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये केवल डिटेक्शन का काम करता है, यानी बताने का कार्य करता है कि परिपथ में धारा है या नहीं है। जबकि कितनी धारा आ रही है, कितनी धारा बह रही है, वो पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का, है ना। ऐसा डिवाइस होता है, बना होता है इस पर, इसे एमीटर कहते हैं। इसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। ऊर्जा मीटर, इसका जो इस्तेमाल करते हैं, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ये धारा मापन में नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं, किलोवाट घंटा में जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया। ऊर्जा मीटर हो नहीं सकता इसका ऑप्शन, तो सही क्या है, अमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे बहुविकल्पी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का क। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास क, ख और ग 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। कह रहा प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाइए।
तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है, आपको पता होगा। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? तो पहले हम फिगर भी बना देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे कह रहा है परावर्तन के क्या नियम, तो आप नियम लिखिए, फिर उसको चित्र से रीअरेंज कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है ये आपको पता होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर किसके होता है? कोण आर के। कोण आई इज इक्वल टू का होता है कोण आर। यह है परावर्तन के 2 नियम हैं। कह रहा है इनको फिगर की सहायता से भी आप बताइए, यानी चित्र बनाकर। तो चित्र बना के कैसे समझाओगे? देखो चित्र बना देते हैं इसी का, इसको यहीं पे, तो इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका फिगर बना देते हैं। देखो फिगर कैसे बनाओगे आप? तो सिंपल आप फिगर इसे बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक इस तरह से, अच्छा साफ सुथरा, ठीक है। उसके बाद एक आप नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पे, इस तरह से अभिलंब खींचेंगे, एक सिंपल अभिलंब। के पास पटरी होगी, यानी आप इनकी स्केल लेके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस पे कलई करेंगे आप, कलई इसलिए ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पे एक लाइट लेके आएंगे जिसका नाम होगा आपतित किरण, और ये जैसे ही इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, ये जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे चली जाएगी। तो आपको इसको दिखाना भी है, तो यहाँ दिखा दीजिएगा। ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो एंगल बनता है उसका नाम आपतन कोण होता है, जिसे आई से दिखाते हैं। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा इसे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। कह रहे चित्र की सहायता से या चित्र भी बनाकर बताइए। चित्र बना दिए आप। यहाँ पे पहला नियम क्या होता है कि यहीं आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। जो ख है इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे कि मोटर बाइक के हैंडल पर, मोटर बाइक यानी 2 व्हीलर, उसके हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। यानी जहाँ पे मोटर बाइक आप चलाएंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 मिरर लगे होते हैं, यानी गाड़ी पे 2 दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। वो दर्पण कौन से हैं? तो कह रहा है उत्तल दर्पण है। उसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। तो आर का मान आपको सवाल में कितना दे रखा है? 2 मीटर। आपसे कह रहा है कि उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जो उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। यानी आप मोटर बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे वाला भी बाइक से आ रहा है, आप अपने मोटर बाइक के मिरर में यानी उत्तल दर्पण में आप पिछले वाले मोटर बाइक के व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आप बाइक चला रहे हैं उसमें उस जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका इमेज आपके दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, वो आपसे ये जानना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल करेंगे क्या, आपको वक्रता त्रिज्या यदि दे रखा है उत्तल दर्पण का, तो यहाँ से आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है F = R/2, जो कि अवतल दर्पण के लिए भी यही अप्लीकेबल होता है। यहाँ से सिंपल आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं उत्तल का, F = R/2, तो R का मान 2/2 = 1 आ जाएगा मीटर में। यानी वो जो उत्तल दर्पण उसमें लगा है उसकी फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर है। उसके बाद वहाँ से जो खड़ा है, जो आप बाइक चला रहे हैं, उसके पीछे जो दूसरा बाइक वाला वो कितनी डिस्टेंस पर है? तो जवाब है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर दिया है? 4 मीटर। यानी ये वस्तु की दूरी हो गई। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, जो कि हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। u इज़ ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, इस वजह से हम u का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। तो आपको यहाँ से f मिल गया है, आपको u मिल गया है, आपको भी पता करना है, ठीक है।
तो भी कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास मिरर का एक फार्मूला होता है दर्पण का, मैंने बताया दर्पण में प्लस आता है ना, दर्पण में प आता है, प मीन्स प्लस। क्या सूत्र होता है दर्पण का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखिएगा 1/f, एफ कितना आपके पास 1, ठीक है। 1/v, भी आपको फाइंड आउट करना है तो रहने दीजिए, प्लस 1/u, u कितना आपके पास -4 है, यहाँ लिखिए -4। आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर ही जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/4। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1/1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे, 1 4 का 4, 1 का 4 में आप मतलब भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 का 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/v। 4 में 1 जोड़ेंगे आएगा 5, 5/4 इज इक्वल टू 1/v। तो आपको 1/v का वैल्यू नहीं निकालना, v का, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5, 4/5। क्या मात्रा किस में आएगा, मीटर में, 4/5 किस में, मीटर में, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.8 क्या, मीटर। तो जो पहला वाला बाइक सवार होगा उसे दूसरे वाले बाइक सवार का जो इमेज शो करेगा उसके मिरर में, वो 0.8 मीटर की डिस्टेंस पर शो करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। कह रहा है उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस यानी कि बड़ा लेंस के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसको आपको कह रहा है कि इसका रे डायग्राम खींच के आप समझाने की कोशिश करिए, यानी बताइए। तो देखिए उत्तल लेंस बनाते हैं, है ना, ये है उत्तल लेंस, आपको पता होगा इसका इमेज के बारे में। जस्ट लाइक जब आप हाथ जोड़ते हैं, प्रे करते हैं गॉड से, है ना, भगवान से, तो ऐसे हाथ आप करते हैं, तो ये कौन सा लेंस बन रहा है, ये आपका उत्तल लेंस बन रहा है। कौन सा, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया, और ये रहा उत्तल लेंस के लिए प्राइमरी फोकस f1, और ये होता है 2f1, और इधर इन्फिनिटी होता है, ये बात आपको पता है। सिमिलरली ये प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर इसका प्राइमरी फोकस यानी प्रथम फोकस होता है, उतनी ही दूरी पर इसका सेकेंडरी फोकस भी होता है, जिसे हम मेन फोकस कहते हैं, जिसे f2 कहते हैं, और यहाँ पे होता है 2f2, ठीक है। अब सुनिएगा, कह रहा कि उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में आपको प्रयुक्त करना है, या कैसे यूज करेंगे। बड़ा इमेज बनाना चाहते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट का, तो कहाँ पे रखेंगे कि इमेज आपका बड़ा बनेगा, और उसके साथ साथ वो जो इमेज होगा वो सीधा भी होगा, बड़ा भी होगा और सीधा भी होगा। तो कहाँ पे रखें, 6 केसेज होते हैं आपके उत्तल लेंस में, स्थितियाँ होती हैं 6 स्थितियाँ। पहला इन्फिनिटी होता है, दूसरा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में होता है, तीसरा 2f1 पे होता है, चौथा 2f1 और f1 के बीच में, पांचवा f1, और छठा होता है c और f1 के बीच में। तो आपको पता है जब इन्फिनिटी पर आप रखते थे तो इमेज बनता था f2 पे काफ़ी छोटा सा बनता था, उसके बाद इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखते थे तो इमेज बनता था f2 और 2f2 के बीच में, वो भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता था। और जब 2f1 पे रखते थे तो 2f2 पे बनता था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनता था। उसके बाद यदि आप आगे लेके जाएंगे 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज बनता था 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। और यदि f1 पर रखते थे तो इमेज आपका कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था। कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था। लेकिन इन पांचों केसेस में जो इमेज बनता था वो इमेज बड़ा तो ज़रूर बनता था, बट वो उल्टा होता था। कैसा होता था, उल्टा। और हमें बनाना है बड़ा, हमें बनाना है कैसा, बड़ा, आवर्धक बनाना है, बट वो सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए, उसे फैला दीजिए। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो यही आपके पास ऑप्शन है C और F1 के बीच में, है ना। C और F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी इस केस में, यानी छठे वाले केसेज में, तो हमें पता है यहाँ पे जब रखते हैं तो इमेज हमारा जो बनता है इस ऑब्जेक्ट का वो बड़ा बनता है और वो सीधा भी बनता है। कैसे बनाएंगे रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपके पास 3 रास्ते होते हैं किरण आरेख खींचने के लिए। पहला रास्ता होता है कि यदि ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो डैश है, तो यहाँ से लाइट को ले जाने के आपके पास तरीके कितने होते हैं, 3 तरीके हैं, उसमें से कोई 2 तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए।
पहला रास्ता ये है कि यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपका मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आप लाइन को ले जा रहे हैं, तो जब ये यहाँ जाएगा तो नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि लाइट ट्रेवल करेगी तो जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से होके जाएगी। कहाँ से लौटेगी? फोकस से। तो ये लाइट चली जाएगी कहाँ से? फोकस से। ठीक है। दूसरा रास्ता होगा कि आप इसे सी से ले जा सकते हैं। कहाँ पे? सी पर, सी से लेके जा सकते हैं, यानी उसका जो प्रकाशिक केंद्र होगा वहाँ से लाइट को लेके जा सकते हैं। अब ये दोनों लाइट आगे मीट कराने पर कभी मिलेंगी नहीं, ये फैलती जाएंगी ना। आगे आप मिलाएंगे तो ऐसे फैलती जाएंगी, दूर तक फैलेंगी। तो इसे हम पीछे मिलाते हैं ना, पीछे ऐसे बैक इन्हें मिलाएंगे पीछे करके, तो ये यहीं कहीं पे मिलेंगी। ये इन्हें पीछे मिलाने पर ऐसे जबरी नहीं, इसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं मिलाना है। आपके पास पटरी होगा, इसे आप दूर तक एक्सपेंड करिएगा, फैलाइएगा, कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाएगी। और जहाँ पे ये मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और ये इमेज इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा ये। ठीक है, ये सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये है आपका आई डैश। इस वस्तु का जो ओ डैश मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका आई डैश क्या बन गया? इमेज बन गया। और आवर्धित है यानी बड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कैसे प्रयुक्त किया जाता है, तो आप लिख दीजिएगा जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा जाता है तब वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही इसका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनके परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम और दूसरा कह रहा है 1 ओम हो जाए। या करके अथवा में भी आया कि यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप थ्योरी लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा 4.5 ओम का नेट रेजिस्टेंस लेके आना है। तो जैसा कि आपको पता है आपके पास 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। ये 2 ओम का, अगला जो मेरे पास रेजिस्टेंस है ये 3 ओम का, और एक और मेरे पास है जो कि 6 ओम का है। अब आपको यहाँ सोचना होगा पहला कि 4.5 ओम का कब आ सकता है। यदि इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में यदि जोड़ते हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, तो ऐसे ही 5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो ये ऐसे ही 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, उसे पैरेलल में जोड़ने पर कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या युक्ति लगाएं, किसे किन किन को हम सीरीज में जोड़ें और किसे हम पैरेलल आर्डर में जोड़ें। क्योंकि ये तीनों के तीनों न तो श्रेणी में जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि श्रेणी में आप जोड़ोगे ना डायरेक्ट, तो देखो ध्यान से श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ते हैं। 6 3 9 9 2 11 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि पहले क्वेश्चंस में है नहीं। तो श्रेणी में तो तीनों को जोड़ नहीं सकते। दूसरा, यदि इन तीनों को हम पैरेलल आर्डर में जोड़ें, है ना, पैरेलल आर्डर में जोड़ें, तो पैरेलल आर्डर में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो दिए गए प्रतिरोधों के मान से कम आता है, सबसे कम आता है पैरेलल आर्डर में। तो ये भी गलत है, तीनों को हम पैरेलल में जोड़ नहीं सकते। तो इस बात का मतलब होगा कि इसमें से कुछ पैरेलल में है, कुछ किस में है, सीरीज आर्डर में है। तो यदि हम 6 और 2 को एक साथ लें, 6 और 2 को एक साथ लें, वो भी पैरेलल आर्डर में ना, क्योंकि 3 को छोड़ेंगे और यदि इसका मान 1.5 आता है तो 3 और 1.5 मिलकर 4.5 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। 6 × 2 अपन 6 धन 2 यानी 8। तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 यानी 6 और 2 दूना के 4 यानी 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 ओम और ये जो बच रहा है 3 ओम जोड़ेंगे तो 4.5 ओम हो जाएगा, है ना। यानी इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि हमें 2 ओम और 6 ओम वाले को पैरेलल आर्डर में, उसके बाद 3 ओम वाले को उनके साथ सीरीज आर्डर में जोड़ना पड़ेगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे, ये देखो फिगर कैसे बनाओगे आप। यहाँ फिगर बना देते हैं, 1 मिनट यार। तो आप इसे ऐड करें 2 और 6 ओम वाले को पैरेलल आर्डर में, ये हुआ पैरेलल आर्डर। और इसके साथ सीरीज आर्डर में हमें जोड़ देना पड़ेगा 3 ओम वाले को, है ना। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, इन्हें हम पैरेलल आर्डर में जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं लेट सपोज ए, और इसका नाम मान लेते हैं बी। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो सिंपल आप इसे R1 मान लीजिए, और इस वाले को R2 और इस वाले को R3। आप लिखिए कि R1 व R2 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। R1 व R2 समांतर क्रम में है,
में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में यदि दो रेजिस्टेंस हो तो उसे नेट रेजिस्टेंस जो निकालते हैं उसे आरपी से दिखाते हैं, पी मीन्स पैरेलल होता है, और डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होता है दो के लिए R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो R1 R2 कितना आएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। R1 का मान 2 और R2 का मान भी कितना है सवाल के हिसाब से 6। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 6 अपन 2 धन 6, यहाँ से आ जाएगा 12 बटा के 6 और 2 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बटा के 2, यानी कैंसिल कराएंगे तो 1.5 ओम आएगा। इसके बाद ये दोनों को मिला के आपने यहाँ पे नेट कितने ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस 1.5 का। तो नया फिगर कैसे बनाएंगे, यदि नया फिगर आप ड्रा करना चाहेंगे तो ये 1.5 ओम का आ गया और ये आपके पास 3 ओम का है ना। इसका नाम आपने RP दिया है और इसका नाम आपने R3 दिया है। अब आप लिखेंगे कि RP यानी 1.5 ओम और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज आर्डर में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे RS इक्वल टू RP प्लस R3। RP आपके पास 1.5 और R3 आपके पास कितना है 3 है, कितना है 3 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.5 ओम। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका इस तरह से आपका आएगा, है ना। दूसरे में आपसे पूछा है 1 ओम, तो यहाँ पे आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है यदि समांतर क्रम में हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो दिए गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से छोटा आता है, यानी यहाँ जो R नेट आएगा वो तीनों से छोटा है। इससे ये जाहिर होगा कि इन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल आर्डर में। किसमें, पैरेलल आर्डर में। तो देखते हैं, ये समांतर क्रम का चिन्ह है, मतलब चित्र ऐसे बनाएंगे समांतर क्रम में, इस तरह से रेजिस्टेंस को ऐड किया जाएगा। ये 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये 6 ओम का। इसका नाम R1 मान लीजिएगा आप, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। ठीक है, एग्जाम में भी आप नाम दे दीजिएगा ताकि आपको सुविधा रहे आसानी से। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। आपको A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये तीनों को हमने सीरीज आर्डर में पैरेलल आर्डर में जोड़ा है। तो 1/RP होगा पैरेलल आर्डर में नेट रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। R1 आपके पास 2 ओम है, R2 आपके पास 3 ओम है और R3 आपके पास 6 ओम है। इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 3 6 और 3 दूना 6 और 6 कम 6, यानी 3 2 5 और 1 6, 6/6 इज इक्वल टू 1। तो 1/RP जो आएगा वो 1 आएगा और इसका रिवर्स करेंगे तो 1 का उल्टा सीधा क्या होता है 1 ही होता है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 ओम आएगा। तो उसे किस क्रम में आपको जोड़ना होगा, पूछा था ना किस क्रम में संयोजन किया जाए, तो समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आपका 1 ओम आ जाएगा। इसका जो अथवा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और समझाइए, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है R, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला होता है R प्रोपोर्शनल L होता है, यानी विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि चालक की लंबाई घटेगी तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। यानी जितना बड़ा लंबा तार आप लेके आएंगे उस तार का प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा, और यदि तार छोटा होगा तो उसका प्रतिरोध भी छोटा होगा। दूसरा, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यानी चालक तार का काफ़ी मोटा आप तार लेके आएंगे, तार का मोटाई ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और यदि एरिया कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। जितना पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए फ्यूज वगैरह का लगाते हैं, पतले तार का, है ना, मोटे तार का नहीं लगाते हैं ना। पतला तार रहेगा, एरिया कम रहेगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा यदि प्रवाहित होगी तो आसानी से क्या होगा, जल जाएगा, और जल जाएगा तो आसानी से आगे के सारे डिवाइसेज आपके क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, ओके जी। और इसके बाद ये सब डिपेंडेंसी इस पर है ना, ताप बढ़ाने पर भी डिपेंडेंसी होती है। ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो उसमें प्रतिरोध होता है, उसमें प्रतिरोध के कारण, है ना, उसमें प्रतिरोध के कारण जो टक्करों की संख्या होगी, उसके अंदर जो कोलिजन्स होंगे, अणु जो होंगे आपस में क्या करेंगे, टक्कर करने लगते हैं, जिससे थर्मल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हैं चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है। दूसरा, चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर
क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और ये ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे।